हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। चलिए आज हम लोग अगला टॉपिक परमाणु पर कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन है, किसी नमूने का परमाणु क्रमांक जो है जेड है, यानी परमाणु क्रमांक दिया गया है, आपको जेड दिया गया है, जिसको हम परमाणु संख्या है ना, परमाणु संख्या दिया गया है जेड, और द्रव्यमान संख्या ए है द्रव्यमान संख्या है ना। तो कह रहा है कि परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या जो है, आप परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा दीजिए तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या आ जाती है। यहाँ देखिएगा, यानी मान के चलिए कोई सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या 11, अब परमाणु भार 23 होता है। तो देखिएगा, ये तो परमाणु संख्या हो गया, यही तो दिया गया है हमें, यही तो दिया गया है, जेड दिया गया है। अब परमाणु भार दिया गया है ना, परमाणु भार दिया गया है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि आपको जो है ये परमाणु भार है ना, ए है ना, हमको निकालना क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो न्यूट्रॉन की संख्या जब भी पूछे एग्जामिनेशन में निकालने के लिए, तो हमेशा याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस प्रोटॉन रहे चाहे परमाणु संख्या रहे। तो हमें ए में से जेड को हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर। कार्बन है 612 है ना। तो बताइएगा न्यूट्रॉन का संख्या जो आएगा इसमें, न्यूट्रॉन का संख्या क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग जरूर लिख के बताइएगा कि न्यूट्रॉन की संख्या कार्बन में यहाँ पर कितना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का जो न्यूनतम कोणीय संवेग होता है ना, वह h/2 यानी आपको कहीं कहीं इसे NH/2 भी दिया रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, h/2 जूल सेकेंड होता है। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगला नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है। तो जी हाँ, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक कह रहा है तो प्रति मीटर होता है, या इसी है हम लोग मीटर इनवर्स कहते हैं। याद रखिएगा, मीटर इनवर्स कहते हैं या इसे ही हम लोग प्रति मीटर कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बोर परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा मतलब होता है घूमना, परिक्रमा करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग h/2 का हो। तो बताइए कि वह कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में परिक्रमा करेगा, इलेक्ट्रॉन का जो है h/2 होना चाहिए कोणीय संवेग। तो ऑप्शन है सम संख्याओं का गुणज, विषम संख्याओं का गुणज, एक पूर्णांक संख्याओं का गुणज, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी पूर्णांक संख्या का जो गुणज होगा वही जो है इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में परिक्रमा करेंगे, घूमेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि परमाणु में वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण घूमते हैं। जो परमाणु में जो है वृत्तीय कक्षा पर इलेक्ट्रॉन जो है किस बल के कारण जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना परमाणु के कक्षाओं पर, है ना, तो वो किस बल के कारण घूमते हैं। ऑप्शन है नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कूलॉम बल, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, कूलॉम बल के कारण जो है ये घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व सिद्ध करता है। रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किए थे सोने के पत्थर का प्रयोग, वह किनका अस्तित्व सिद्ध करता है। तो उन्होंने धनाविष्ट नाभिक का जो है प्रयोग बतलाया था, है ना, कि वो जो अंदर जो उपस्थित रहते हैं वो कैसे रहते हैं, धन आवेशित वाले
केंद्र रहते हैं। जी हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। परमाणु का नाभिक बना होता है, जो परमाणु होता है ना उसके नाभिक में क्या क्या चीज रहते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटॉन से, बी है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से, सी है अल्फा कणों से, या डी है प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन से। तो देखिए इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, अल्फा कण तो होगा नहीं, यानी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से हो जाएगा, है ना। ये दोनों से जो है आपको बने होते हैं नाभिक। परमाणु का नाभिक जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बने हुए हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पे जो है माइनस चार्ज होता है, जो परमाणु के कक्षाओं में घूमते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना वह क्या मापता है। ऑप्शन है आवेश को, विभवांतर को, धारा को, या ऊर्जा को। तो हमेशा याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे मापता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ऊर्जा को मापता है। क्लियर है, ऊर्जा को मापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे मापता है, तो ऊर्जा को मापता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि थॉमसन विधि द्वारा, जो थॉमसन प्रयोग किए थे तरबुज्जे पर, तो थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात किया जा सकता है। ए में कह रहा है संवेग, बी में कह रहा है आवेश, सी में कह रहा है द्रव्यमान, या डी में कह रहा है आवेश और द्रव्यमान का अनुपात। तो बता दे थॉमसन ने जो प्रयोग किए थे आपको, तो उनमें आवेश और द्रव्यमान दोनों का अनुपात जो है निकाला जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के आवेश का मान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं ना वो कितना मान होता है। ये तो आंसर सभी को पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है ना। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम हो जाएगा। क्लियर है। अगला नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर। बोर परमाणु मॉडल का सफल व्याख्या करता है। जो बोर परमाणु मॉडल दिए थे ना वो सफल व्याख्या करता है किन का, रेखीय स्पेक्ट्रम का, सतत स्पेक्ट्रम का, अवरक्त स्पेक्ट्रम का, या सभी का। तो बता दें आपको जो बोर परमाणु मॉडल दिए थे वह रेखीय स्पेक्ट्रम का जो है व्याख्या करता है। किसका करता है, तो रेखीय स्पेक्ट्रम का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन लगातार बार बार दोहराए जाते हैं। इसे जरूर इसे कंठस्थ होकर जरूर इसे याद कर लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए, ताकि आने वाला एग्जाम में आपको जरूर फायदा करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कैथोड किरण में निहित रहता है। कैथोड किरण में क्या रहता है। ऑप्शन है तेज धनाविष्ट कणों की धारा, मंद इलेक्ट्रॉनों की धारा, प्रकाश का पुंज, या डी में कह रहा है तीव्र प्रोटॉन की धारा। तो क्या हो जाएगा, तो बता दें आपको कैथोड में मंद इलेक्ट्रॉन की धारा होती है ना। इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है और कैथोड पर भी माइनस आवेश होता है, इसीलिए मंद इलेक्ट्रॉन की धारा जो है कैथोड किरण में रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कैथोड किरणों के गुण निकटतम होते हैं। कैथोड किरण का जो गुण है किनके जैसे मिलते हैं। ऑप्शन है गामा किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, या एक्स किरण। तो बता दें आपको ये कैथोड किरण में ऋण आवेशित होते हैं और बीटा किरण में भी ऋण आवेशित होते हैं, इसीलिए इनका गुण जो है किनके जैसे मिलता है, तो बीटा किरण के गुण के जैसा मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कैथोड किरणें हैं। कैथोड किरण जो है कैसे हैं, विद्युत चुंबकीय किरण है, या धन आविष्ट कण है, या अनाविष्ट कण है, या ऋण आविष्ट कण है। तो बता दें अभी जस्ट क्वेश्चन आया था आपको कि इनके तरह व्यवहार करते हैं तो बीटा के तरह, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋण आविष्ट कण है ये, है ना। क्लियर है, ऋण आविष्ट जो है ये कण है। कौन, कैथोड किरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि गैस चालकता तब प्रदर्शित करती है जब क्या होता है, दाब बढ़ाया जाता है, दाब कम किया जाता है, ताप बढ़ाया जाता है, या ताप को
कम किया जाता है। क्या हो जाएगा? तो बता दें आपको कि जब भी गैस चालकता जब प्रदर्शित करता है तो उस समय दाब को जो है कम किया जाता है। क्लियर है? दाब को क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। गैस चालकता दर्शाते समय दाब को जो है प्रेशर को कम कर दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हाइड्रोजन के तीसरे बोर कक्षा की त्रिज्या है, यानी हाइड्रोजन का जो तीसरा बोर कक्षा है ना उसका त्रिज्या का मान कितना है? तो ध्यान रखिएगा कि 4.77 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। 4.77 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम का मान जो है कितना के बराबर होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा। जस्ट अभी क्वेश्चन आया था, ये NH बटे क्या हो जाता है? 2 पाई हो जाता है, जहां पर n जो है संख्या है वहां पर। चलिए अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कि जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को खो देता है तो वह बदल जाता है। हीलियम का जो है एक परमाणु जो है 2 इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो किस में बदल जाता है? अल्फा कण में, न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन में, या इनमें से कोई नहीं। तो बता दें आपको जब भी 2 इलेक्ट्रॉन को खोने की बात आएगी, यानी 2 परमाणु संख्या की खोने की बात आएगी तो वो अल्फा कण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा कण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का दृश्य क्षेत्र का जो है सबसे पहले खोज किसने किया था? ऑप्शन है बामर, लाइमन, ब्रैकेट या फुंड, है ना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बता दे आपको बामर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बामर हो जाएगा। बामर वाले भाग में ही आप जो है दृश्य प्रकाश को सर्वप्रथम बामर नहीं देखा था, इसलिए इन्हीं के नाम पर जो है बामर श्रेणी भी कहा जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि बोर सिद्धांत के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च कक्षा से तीसरे कक्षा में उछलता है तो इस प्रकार उत्सर्जित स्पेक्ट्रल रेखाएं क्या कहलाएगी? आप लोग को हमने ट्रिक बताया था, ट्रिक याद हो तो क्या है? लो बीपी अब बीपी हाई, याद होना चाहिए। लो बीपी हाई, लाइमन, बामर, है ना, लाइमर, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्रीज, याद होना चाहिए। लाइमन या लाइमेन भी बोलते हैं इसको, बामर, है ना, पास्चन, ब्रैकेट, पी फुंड, हम्फ्रीज, है ना, याद होना चाहिए आपको। यही तो है आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणी, है ना। तो इसी में कह रहा है कि कहाँ से तीसरे कक्षा में उछलता है तो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? जी हाँ, पास्चन हो जाएगा, है ना। तीसरा में कुदक रहा है ना, तीसरा में देखिए यहाँ से यहाँ कुदक के तीसरे में ना आ रहा है, उसी में ना आ रहा है, तो 3 में क्या है जी? पास्चन हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, लगातार बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि बोर परमाणु मॉडल जो है मान्य है किसके लिए? केवल एक परमाणु संख्या वाले परमाणुओं के लिए, या बी में अधिक परमाणु संख्या वाले, या सी में 4 परमाणु संख्या वाले तत्व के लिए, या डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें आपको यह जो बोर परमाणु मॉडल मान है ना वह केवल एक परमाणु वाले संख्या वाले परमाणुओं के लिए मान्य है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वह कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने क्वांटम सिद्धांत को दर्शाया था? जब ये क्वेश्चन आए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आंसर क्या हो जाएगा जी इसका? तो प्लांक हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग पर पड़ती है? तो सभी को पता होना चाहिए
दृश्य भाग पर कौन सा पड़ता है? तो जी हाँ, बामर हो जाएगा, है ना। इसे ही बालमर भी कहते हैं या बामर भी कहते हैं। लिखते हैं बालमर और पढ़ते हैं इसे बामर पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। जो बीटा किरण है ना, वो विक्षेपित होती है कहाँ पर? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में या दोनों क्षेत्र में? तो ये दोनों क्षेत्र में जो है बीटा किरण विक्षेपित हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है, रीडवर्ग नियतांक आर है। रीडवर्ग नियतांक आर है और प्रकाश की चाल सी है, तो आरसी का मात्रक बताना है। सबसे आसान क्वेश्चन है। रीडवर्ग नियतांक का मात्रक मीटर इनवर्स होता है और प्रकाश की चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, और दोनों का कह रहा है आरसी का, तो आर का हो गया मीटर इनवर्स गुना 80 का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड हो गया। यानी इस मीटर से ये मीटर कैंसिल होगा, ये मीटर से ये मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/s बचा। इसी को हम लोग सेकेंड इनवर्स भी कहेंगे। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में बामर श्रेणियां होती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन में बामर श्रेणियां होती है कहाँ पर? दृश्य परिसर में होती है या अवरक्त क्षेत्र में होती है या परावैंगनी क्षेत्र में होती है या इनमें से कोई नहीं? तो जब भी बामर की बात आ जाए ना, बामर की, तो वो दृश्य परिसर में दिखाई देगा। कुल मिलाकर 26 ऑब्जेक्टिव है और एग्जामिनेशन बोर्ड में इन्हीं क्वेश्चनों से आते हैं, इसीलिए ज़रूर इसे नोट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए। और फिजिक्स के जो भी आपको अगला जो ऑब्जेक्टिव हैं आपको जो बताया गया है, सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, वहाँ पर हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बाय ऑब्जेक्टिव पार्ट बनाया गया है। धन्यवाद। जो नए हैं चैनल पे, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चे के पास शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस ऑब्जेक्टिव सेशन का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।